हेलो हेलो। वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। आज की क्लास शुरू करते हैं। इस चैप्टर का एक सेकंड पार्ट हम बोल सकते हैं, जिसको बोला जाता है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर से अपना लेना देना बस इतना सा है कि हमें एक जगह से दूसरी जगह हीट पहुंचानी है, तो हम कितने तरीकों से हीट को पहुंचा सकते हैं। तो जैसे एक, अगर खाना बनाया तुमने कभी, है ना, उसमें वो चिमटा होता है, या चिमटा अगर आग के ऊपर रख दिया जाए तो हाथ जल जाता है। तो जिस साइड चिमटे से तो अपन रोटी उठा रहे हैं, रोटी उठाने वाली साइड जब हीट होती है तो तुम्हारा हाथ तो दूसरी साइड पकड़ता है ना चिमटे को, तो गर्म यहाँ हो रहा है, तुम्हें जलन यहाँ पे हो रही है, तो इसका मतलब हीट यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल की। तो ये हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का एक मेथड हो गया। इस मेथड को कहते हैं कंडक्शन। इस प्रोसेस में सोच के बताओ, क्या इस मेटल या मटेरियल के अंदर के जो पार्टिकल्स थे, क्या वो एक जगह से चल के दूसरी जगह पहुंचे? नहीं। ऐसा थोड़ी है कि जो आगे, अगर जो वाला आगे वाला जो एटम है वो उठ के पीछे तुम्हारे पीछे हाथ वाले पोजीशन पे पहुंच गया, ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ऐसे प्रोसेस हीटिंग के, जहां पर जो मीडियम है वो एक्चुअल में मूव ही नहीं करता, हीट ट्रांसफर के लिए जो मीडियम है वो कभी मूव ही नहीं कर रहा है, बस एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। तो एनर्जी को ट्रांसफर जिस प्रोसेस से किया जा रहा है यहाँ पर, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन। तो एक प्रोसेस तो मेरे समझ में आ गया, जो कि हो गया कंडक्शन। समझ गए बात को? कंडक्शन जनरली सॉलिड में ही होगा, क्योंकि सॉलिड में आराम से एक तरफ गर्म करोगे, दूसरी तरफ आप हाथ जल जाएगा। दूसरा एक प्रोसेस होता है जिसमें आपने पानी गर्म किया होगा, दूध गर्म किया होगा, कोई भी लिक्विड गर्म किया होगा। तो जैसे उसे बर्तन में रखते हैं तो नीचे आग जलाते हैं। तो आग जलाने पे क्या हो रहा है कि तुम अगर उसे कभी पानी या दूध को छू के देखोगे, मान लो पानी है, अगर तुम उसे छू के देखोगे तो ऊपर ठंडा होगा, नीचे गर्म होगा। ऑब्जर्व नहीं किया गया? गर्म करो तो पहले आग कहाँ पर है? नीचे जल रही है, तो पहले कौन सा हिस्सा गर्म होगा? नीचे वाला, और बाद में ऊपर वाला। तो जैसे ऊपर से हाथ डालोगे तो जैसे नीचे जाते जाओगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? लेकिन कुछ देर के बाद टेम्परेचर ऐसा है कि नीचे वाली हीट ऊपर आना शुरू हो जाएगी। हाँ या ना? तो लिक्विड में जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो किस तरीके से होती है, उसे मैं अगर समझाने की कोशिश करूं, तो जैसे ये पानी है, इनिशियल तो ऐसे स्टार्ट हो रहा होगा कि यहाँ पर अपन ने आग जलाई, तो आग के जलाने से यहाँ वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स से सारे गर्म हो गए। मॉलिक्यूल्स गर्म हुए, गर्म होने से चीज़ें हल्की हो जाती हैं। हाँ है ना? तो यहाँ से अगर ये हल्के हो गए तो ये किधर जाएंगे? ऊपर। और ऊपर वाले का तो टेम्परेचर कम है, तो ऊपर वाले किधर आएंगे? नीचे। ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा, और कुछ देर बाद ये पूरे का पूरा लिक्विड गर्म हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? अपन ने हीट किया तो नीचे वाला किधर उड़ गया? ऊपर। और ऊपर वाला किधर आ गया? नीचे। बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो आसान काम हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। कंडक्शन के बाद इस प्रोसेस को, जो हमने अभी समझा है, जो जनरली लिक्विड और गैसेस में हो रहा है, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। ठीक है। कितने प्रोसेस हो गए? दो। क्या कोई ऐसा प्रोसेस आपने सुना है जहां पर हम हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर तो कर रहे हैं, यहाँ पर मीडियम के पार्टिकल मूव कर रहे हैं, यहाँ पर मीडियम के पार्टिकल मूव नहीं किए, यहाँ पर मीडियम के पार्टिकल मूव कर गए? ऐसा कोई है जहाँ पर मीडियम के पार्टिकल से लेने देने ही नहीं है, मीडियम हो न हो? ऐसा कहीं हीट ट्रांसफर आपने देखा है क्या? कोई एग्जाम्पल? थोड़ा विचार करो। जहाँ पर मीडियम से मतलब ही नहीं है, मीडियम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हीट ट्रांसफर हो रही है। अनुषा? हाँ, बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। सूरज से और अपनी पृथ्वी के बीच में कोई भी मीडियम तो है नहीं, स्पेस है, खाली है।
कोई मीडियम नहीं है लेकिन फिर भी वहाँ से आने वाली जो हीट है वो अपने को फील होती है। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि वो जो प्रोसेस जिसमें हीट इस तरीके से रेडिएट हो रही है जहाँ पर मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उसको कहते हैं रेडिएशन। तो आपको तीनों प्रोसेस समझ में आ गए। कंडक्शन सॉलिड में जहाँ पर मीडियम मूव कर नहीं करेगा, कन्वेक्शन में मीडियम मूव करेगा, रेडिएशन में मीडियम की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो। अच्छा, इन तीनों को ही अपन को पढ़ना है, जिसमें से ये वाला पूरा थ्योरेटिकल है, तो इसको सिर्फ थ्योरी लिखनी है। न्यूमेरिकल्स एक कन्वेक्शन पे कंडक्शन पे आते हैं और रेडिएशन पे आते हैं, और दोनों के ही बड़े प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब तोते उड़ सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले हम एक दो लाइनें लिख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। Heat is a form of energy. Heat is a form of energy which transfers from body. Heat is a form of energy which transfers from body at high temperature to low temperature. कंडक्शन हेडिंग डाल देंगे। आप लोगों ने ये तो बना ही लिए होंगे ना, ये मतलब ये तीन लिख तो लिए होंगे ना, नहीं लिखोगे तो भी कोई बात नहीं है, पहली हेडिंग डाल दो कंडक्शन। तीन टाइप है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। पहली हेडिंग डाल दी जाए कंडक्शन। द प्रोसेस इन विच material takes an active part, the process in which material takes an active part by molecular action and energy is passed from one particle to another is called conduction. It is predominant in solids. Solids. सेकेंड हेडिंग लिखी जाए कन्वेक्शन। Transfer of energy by actual motion of particle. Transfer of energy by actual motion of medium particles from one place to another is called convection. It occurs in fluid. फ्लूइड मतलब तो लिख लेना आप ब्रैकेट में, लिक्विड एंड गैसेस। इट अकर्स इन फ्लूइड्स। अगली हेडिंग लिखी जाए रेडिएशन। Heat is transferred from one place to another. Heat is transferred from one place to another without affecting the intervening medium. Without affecting the
इंटरवीनिंग मीडियम। एग्जाम्पल में क्या लिख लेंगे? सन लिख सकते हैं अपन। इंटरवीनिंग मीडियम विदाउट अफेक्टिंग द इंटरवीनिंग मीडियम। एग्जाम्पल में लिख लेंगे हीट एनर्जी कमिंग फ्रॉम सन। इतना चमक गया? ठीक है, एक नोट करके एक दो बातें और लिख लेंगे। कंडक्शन एंड कन्वेक्शन आर स्लो प्रोसेसेस। Conduction and convection are slow processes, while radiation is very fast. While radiation is very fast. Next point. In solid, in conduction and convection, medium is required. In conduction and convection, medium is required. But in radiation, no medium is required. But in radiation, no medium is required. Done? कंडक्शन में मतलब अब एक नई हेडिंग लिख ली जाए। कंडक्शन अब अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो कंडक्शन में जो पहली चीज पढ़ने जैसी है वो है थर्मल कंडक्शन। पहली हेडिंग लिख ली जाए थर्मल कंडक्शन। ठीक है, और अब लिखना बंद करके मेरी तरफ देखा जाए, मतलब बोर्ड की तरफ देखा जाए, मेरी तरफ नहीं। मुझे देख के कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, ये आपको एक क्यूब दिखाई दे रहा होगा, है ना? अगर यहाँ का टेम्परेचर T1 बोल दूँ या T हाई बोल देता हूँ, इस वाले फेस का टेम्परेचर T लो बोल देता हूँ, ऐसा तो बोल ही सकते हैं। तो यहाँ पर जो हीट का जो ट्रांसफ़र होगा आपको पता है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की तरफ होगा। तो यहाँ पर जो हीट जारी होगी वो लेफ़्ट टू राइट जारी होगी। इसमें किसी को तो कोई डाउट नहीं? ठीक है, कट 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 कट। ये पीछे वाला पोर्शन बना दिया जो डॉटेड बनाया। इसमें मैंने येलो कलर से एक प्यारा सा पोर्शन बना रहा हूँ। इसकी टोटल लेंथ तो L है, इसकी लेंथ, और यहाँ पर एक ये आपको बीच में एक पोर्शन दिखाई दे रहा है। चाहो तो इसे अपन शेडेड बना सकते हैं। आपको 3D फिगर की पूरी फीलिंग आ रही होगी। यहाँ से x दूरी पर जाके मैंने एक छोटा सा एलिमेंट सेलेक्ट किया dx, जिसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट इज a। ठीक है, मतलब जैसे ये अगर एक क्यूब है तो इस क्यूब में इधर से अगर मैं देखूँ तो ये वाला फेस का एरिया a है। तो इस पूरे एक क्यूब का जो एरिया है, जो फेस रहेगा जिसमें से
ये हीट पास करेगी वो हमेशा क्रॉस सेक्शन एरिया यही रहेगा। ठीक है, तो मुझे जो समझ में बात आई कि यहाँ पर जो हीट फ्लो करेगी वो इस तरीके से हाई टू लो फ्लो करेगी। अरे हाँ या ना, पक्की बात है, आगे बैठ के सोता नहीं, अच्छी बात है। तो एक टर्म यहाँ पर अपन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हीट करंट। आप लोग करंट को तो जानते ही, ये हीट करंट है। हीट करंट होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, दैट इज डी क्यू बाई डी टी। इसको हम और भी ये भी बोल सकते हैं, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये हीट करंट होती है डी क्यू बाई डी टी होती है माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। ठीक, यहां पर के इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जैसे लकड़ी देर में गर्म होगी और लोहा जल्दी गर्म हो जाएगा, तो थर्मल कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी? लकड़ी देर में गर्म होगी और लोहा जल्दी गर्म हो जाएगा अगर आग में रखा जाए, तो थर्मल कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी? मेटल की, क्योंकि हीट जल्दी ट्रांसफर हो गई। ठीक है, तो मेटल की ज़्यादा हो गई, तो वो के वही चीज़ डिसाइड कर रहा है। एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। TH is high temperature, TL is low temperature। तो ये तो बन गया आपका हीट करंट का फॉर्मूला। आप इसे चाहें तो आई, करंट को आई से नोट करते हैं तो वही आई हो जाएगा। इसको आप और अच्छे से भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस के ए डेल्टा टी अपॉन एल। यहाँ से लेके यहाँ तक टी एस से लेके टी एल तक के बीच में कितनी लेंथ है? एल। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख दूंगा माइनस के ए टी हाई माइनस टी लो डिवाइडेड बाई लेंथ एल। और मैंने माइनस आगे लगा दिया है, या चाहे तो हटा सकते हैं, क्योंकि देखो मैं डेल्टा टी में हमेशा क्या लिखूंगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर तुम लेफ्ट से राइट आ गए तो फाइनल तो ये हुआ ना, तो तुम लिखोगे टी एल माइनस टी एच अपॉन नीचे की लेंथ एल, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हीट करंट आपकी हो जाएगी डी क्यू बाई डी टी। ये फॉर्मूला बन गया के ए टी हाई माइनस टी लो डिवाइडेड बाई लेंथ एल। यहाँ तक तुम्हें समझ में आया क्या? एक्चुअली ये याद रखने वाली चीज़ है, समझने वाली चीज़ नहीं है, ये आपको याद ही रखनी है। तो फॉर्मूला है I इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। क्या फॉर्मूला है? बोलो मुँह से, माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। ये क्या होता है? हीट करंट, डी क्यू बाई डी टी। एक बार बोलना जरा सब एक साथ, माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। याद हो गया? ठीक है, डी टी बाई डी एक्स को कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। यहाँ पे लिख दें, डी टी बाई डी एक्स इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके, तो ये रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें हैं यहाँ पर, जो भी जो डब्बे में बंद हैं आपको बस याद कर लेनी है। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी अपन पढ़ेंगे। छापिए। आप लोगों ने छाप लिया होगा, है ना? अगली जो चीज़ है जो समझने जैसी है वो ये है कि एक टर्म होती है जो भी आप आगे लिखेंगे, स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट का डिस्कशन अपन पहले भी कर चुके हैं। स्टडी स्टेट क्या हुआ करता था? हाँ, वही स्टडी फ्लो क्या था? एक पार्टिकल की एक पोजीशन पे सेम वेलोसिटी, है ना? वैसे ही स्टडी स्टेट का मतलब है कि कोई भी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर आप देखोगे तो पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया का टेम्परेचर टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। इसके आगे वाले का टेम्परेचर अलग होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन अगर वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है टेम्परेचर,
तो हम बोलेंगे कि ये पूरे का पूरा जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है वो स्टडी स्टेट में है। बात समझे? अलग अलग पॉइंट्स का टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए। यह है कॉन्सेप्ट। सेट हो गया दिमाग में? ठीक है, लिखिए, हेडिंग लिखिए स्टडी स्टेट। if temperature of any cross section if temperature of a cross section if temperature of a cross section at any position x remains same या remains constant with time, the slab is said to be in steady state. The slab is said to be in steady state. Next point, temperature may vary with x. Temperature may vary with x. x के चेंज होने के साथ साथ टेम्परेचर बदला जा सकता है। एंड एक नेक्स्ट पॉइंट ऐसा लिख लो कि थर्मल इक्विलिब्रियम एंड स्टेडी स्टेट आर डिफरेंट। Thermal equilibrium and steady state are different. In thermal equilibrium, temperature of whole body must be same. Temperature of whole body must be same. ठीक है? अगली हेडिंग लिख ली जाए, थर्मल कंडक्टिविटी। It depends on nature of material. It depends on nature of material. Its unit is joule second inverse, meter inverse, Kelvin inverse. डायमेंशन भी आप निकाल ही सकते हैं, है ना? अगर इसकी यूनिट पता है तो डायमेंशन निकाल सकते हैं। K फॉर आइडियल और परफेक्ट कंडक्टर। K मतलब थर्मल कंडक्टिविटी। इसका नोटेशन K ही पढ़ा है ना, तो मैं उसको थर्मल कंडक्टिविटी बोलने की बजाय मैंने K बोल दिया। K फॉर आइडियल कंडक्टर is infinity. For ideal insulator, 0. Ag कौन सा मटेरियल होता है? AgOg
तो सिल्वर, कॉपर, गोल्ड का क्या होता है? Au। एल्यूमिनियम का? ये थर्मल कंडक्टिविटी का ऑर्डर है इन चारों मेटल का। लेकिन आप वायर एल्यूमिनियम के बना सकते हो, बनाते ही हो, कॉपर के भी बनाते हो, लेकिन सबसे अच्छे वायर किसके बनेंगे? सिल्वर के। महंगी है ना, लेकिन इसलिए नहीं बनते। हाँ, क्या बेटा? हाँ, उसके लिए ना अपन अलॉय बनाते हैं हमेशा। हम जो वायर्स बनाते हैं हमेशा अलॉय के बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। भाई कंडक्शन के लिए कहीं घरों में गोल्ड की वायर यूज करेंगे क्या? वो आराम से खिंच जाएगा। स्टार मार्क करके लिख दीजिए। अरे बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हम भैया दीपक भैया हैंडसम लग रहे हो यार, लेकिन आज। हाँ, क्या जी? ये ये थोड़े से मार्क्स हैं आप लोगों के, थोड़े से मार्क्स हैं आप लोगों के। यस। नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ बताने वाला थोड़ी हूँ। ये मेरे लिए है। मैं समझना चाहता हूँ आप लोगों के जीवन में क्या चल रहा है। क्या भाई बोले? कितने नंबर लेके आया है तू? तो तीनों में निपटा है। तो आईडी ढोलकपुरी जाएगा लग रहा है मुझे। कोई पूछे कहाँ पढ़ता हूँ? IIT डी। डी नहीं नहीं, ढोलकपुर। वो मतलब लास्ट पॉइंट में लिखा रहा था स्टार मार्क करके। फॉर कुकिंग द फूड, फॉर कुकिंग द फूड, खाना बनाने के लिए, आंटियों मतलब की चीज़ है। फॉर कुकिंग द फूड, मैं तो बनाता हूँ। हाँ, जहर मिला के जो खिला दूंगा। हाँ। लो स्पेसिफिक हीट, लो स्पेसिफिक हीट एंड हाई कंडक्टिविटी यूटेंसिल्स, लो स्पेसिफिक हीट एंड हाई कंडक्टिंग यूटेंसिल आर मोस्ट सुटेबल। अब आप लोग मुझे बताओ, लो स्पेसिफिक हीट एंड हाई कंडक्टिविटी यूटेंसिल्स आर मोस्ट सुटेबल। सुन बिड़ू। यार ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब हमें ऐसे बर्तन क्यों चाहिए खाना बनाने के लिए? ऐसे मतलब ये बर्तन है, हमें ऐसे बर्तन ही क्यों चाहिए कि भाई इनकी जो स्पेसिफिक हीट है वो तो हो कम और कंडक्टिविटी हो ज़्यादा? इसका रीज़न मुझे एक्सप्लेन करो, ऐसा क्यों? ताकि खाना, अगर स्पेसिफिक हीट कम होगी इससे क्या फ़ायदा है हमें? खाना। यूनिफॉर्म कुक का मतलब ही नहीं है। यूनिफॉर्म कुक अगर हो रहा होता तो हमारे घरों में फिर हम रख देते तो नीचे चावल जल क्यों जा रहे हैं, सब्जी जल क्यों जा रही है? इसके पीछे का रीज़न ये है, हमें स्पेसिफिक हीट कम इसलिए चाहिए। आप लोग सोच क्यों नहीं पा रहे हो यार? दिमाग तो चलता है तुम लोगों का, तुम लोग ही सोचो चलो। सिंपल सी बात है, स्पेसिफिक हीट की क्या डेफिनेशन थी? कि 1 डिग्री टेम्परेचर रेस करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वही थी, है ना, पर 1 ग्राम सब्सटेंस की। तो अगर किसी भी मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कम है, इसका मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर उसका बहुत कम हीट में बढ़ जा रहा है। डेल्टा टी 1 डिग्री है, अगर स्पेसिफिक हीट कम हो गई तो इसका मतलब जो हीट अपन ने दी वो कम हो गई। तो कम हीट में 1 डिग्री बढ़ गया, तो इसका मतलब मैं कम हीट देके इस बर्तन को आसानी से गर्म कर सकता हूं। हम कम हीट देके बर्तन को आसानी से गर्म कर सकते हैं। ठीक है,
चलो ये बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब देखा जाए तो बर्तन सबसे ज़्यादा बढ़िया किसके हैं? सिल्वर। लेकिन आप खाना, हाँ, सिल्वर के बर्तन में नहीं बना सकते। आप कुछ कुछ चीज़ें बना सकते हैं, दूध वगैरह उबाल सकते हैं आप, बाकी सब तो रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है। कॉपर के बर्तन में आप हर एक चीज़ नहीं कर सकते, कॉपर के बर्तन में दूध नहीं उबाल सकते ना, कॉपर के बर्तन में आप सब्जी बढ़िया बना सकते हैं, बढ़िया सब्जी बनती है कॉपर के बर्तन में। हाँ, वो कॉपर का ही तो अलॉय है, कॉपर का ही तो अलॉय है वो। गोल्ड का तो आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत महंगा है। घर में ही डाका पड़ जाएगा अगर पता चल गया कि भाई इनके यहाँ सोने के बर्तनों में खाना बन रहा है। राजे महाराजे तो है नहीं अपन लोग। हाँ हाँ, मतलब मैं ही बनाने जाता था। एल्यूमिनियम के बर्तन आसानी से आप मिल जाते हैं, अपने सबके घरों में होते हैं। हालांकि बहुत हार्मफुल होता है एल्यूमिनियम। वो तो सब कचरा है। अगर तुम्हें खाना खाना है तो कास्ट आयरन का तवा लो और स्टील के बर्तन लो, बेस्ट है। अगर तवा यूज़ करना है तो कास्ट आयरन का यूज़ करो, उस पर डोसा भी बन जाएगा तुम्हारा। नॉन स्टिक तो कोई सेंस नहीं है। नॉन स्टिक तो सबसे वाहियात चीज़ है। उसमें क्या है ना, एक लेयर होती है ऊपर, वो जैसे ही वो हीट होता है। कभी तुम डोसा बाहर खाने गई हो तो क्या उनका तवा नॉन स्टिक होता है? ऑब्जर्वेशन पावर भाई बढ़ाओ। तुमको उसकी उसकी साइंस पता है, वो पानी वानी क्यों डालते हैं? वो कह रही है तो पानी अगर नाच रहा है इसका मतलब तवा सही से गर्म है, अगर पानी नहीं नाच रहा है तो तवा गर्म नहीं है, और अगर ज़्यादा नाच रहा है तो इसका मतलब ज़्यादा गर्म है। तो हमको देखना है कि पानी कितने इंटेंसिटी से नाच रहा है, ऐसा वो कह रही है। ऐसा नहीं है। उसको वो रखने के पीछे का एक जो प्यारा सा रीज़न ये होता है कि आप जैसे सबसे पहले उसमें पानी डाल के, एक नीचे गर्म लेयर हो गई, बीच में ठंडी लेयर हो गई, और उसके ऊपर आप एक और लेयर डालते हो ताकि जो एकदम जो इंस्टेंट लेयर बन रही है डोसा की, वो फटाफट जले नहीं। वरना आपका क्या है ना, डोसा जलने से पहले ही क्रिस्पी हो जाएगा, मतलब बनने से पहले ही क्रिस्पी हो जाएगा तो समस्या हो जाएगी। जलने से पहले क्रिस्पी का तो कोई सेंस नहीं है। कंडक्टिविटी ज़्यादा होने का क्या फ़ायदा है? हीट यहाँ से ऊपर वाले फ्लोर तक आसानी से पहुंच जाएगी। ठीक है ना? तो ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। हाँ भैया। ठीक है। तुम कहाँ थी बेटा इतने दिन, तुम कितने दिन से नहीं आई? सब ठीक है जिंदगी में? कहाँ गई थी? घुमा करना है? घूमी घूमी करना है? हाँ। तुम तमिलनाडु की हो? अरे वाह, कहाँ से? चेन्नई, मद्रास? तो वहाँ या आसपास कहीं? मद्रास या आसपास कहीं पे? वहीं पे। चलिए, मैं कुछ कुछ एग्जांपल्स आपके सामने बोल रहा हूँ, आप लोग बताइए आप लोगों ने ये सब फील किया है कि नहीं किया है? फील किया ही होगा थर्मल कंडक्टिविटी के बेसिस पे। सर्दियों में, दीदी चुप हट आंटी, हाँ, सर्दियों में अगर या कभी रात में जैसे एक लोहे की चेयर बाहर रह जाए, लोहे की चेयर है ना, तो वो अगर तुम नॉर्मल उसकी सीट छुओ जो कि आयरन की नहीं है, और उसके जो हैंडल है आयरन के वो छुओ, तो कौन ज़्यादा ठंडा लगेगा? क्यों? क्यों? टेम्परेचर तो यूनिफॉर्म ही है सब जगह। तुम्हें फिर उसकी जो आयरन वाला हिस्सा है वो ज़्यादा ठंडा क्यों लग रहा है? तुम्हारी बॉडी के हाथों का टेम्परेचर भी सेम था, बाहर एटमोसफेयर का टेम्परेचर भी सेम था, तो फिर तुम्हें ऐसा ज़्यादा ठंडा क्यों लग रहा है? मेक सेंस? बताओ। बोल बोल बोल, गोलू बोलेगा अपना।
भाई तो रहने दे। मैं नहीं झेल सकता। हाँ, इतना ही सोचा है, इससे पे और भी कुछ सोचा दिमाग में? बिल्कुल सही है, इसीलिए तो हमको फील हो रहा है। लेकिन जिसका कंडक्शन ज़्यादा है, जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, तो उसमें ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा उतना ही टेम्परेचर लॉस जल्दी होगा। तो मेटल का कंडक्टिविटी ज़्यादा है, मेटल की ज़्यादा कंडक्टिविटी होने से जो टेम्परेचर लॉस है वो मेटल में ज़्यादा होगा, इसीलिए मेटल ज़्यादा ठंडी लगेगी। है ना? मतलब इस बॉडी का टेम्परेचर, ये मेटल है, ये मेरा हाथ है, मैंने इसको टच किया तो यहाँ से और मेरे हाथ में हीट, मेरा हाथ गर्म है ऑब्वियसली, तो मेरे हाथ से हीट ट्रांसफर हुई इसमें। तो मेरे ये ठंडा उतना ही था, लेकिन इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो मेरे हाथ से ज़्यादा हीट फ्लो हो गई, तो मेरे हाथ को और ज़्यादा ठंडा फील हुआ। जब मैंने उसकी सीट को छुआ, टेम्परेचर अभी भी आयरन जितना ही था, लेकिन यहाँ पर हीट मेरे हाथ से कम फ्लो हुई, तो इसकी वजह से वहाँ पर मुझे कम ठंडा फील हुआ। समझे बात को? तो ठंडा फील होना या नहीं होना ये कौन डिसाइड करता है? कंडक्शन कितना हो रहा है, हाथ थोड़ी डिसाइड कर रहा है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल, cooking utensil are made of aluminium and brass whereas their handles are made of wood। वो गर्म ना हो और बाकी में मेटल में कंडक्शन होता रहे, बट लकड़ी में ना हो। ठीक है। आइस इज कवर्ड इन गनी बैग्स टू प्रिवेंट मेल्टिंग ऑफ आइस। गनी बैग कुछ नहीं होता, भूसे में रखते हैं आइस। आइस को अगर भूसे में रखा जाए, क्यों रखते हैं? क्योंकि वो मेल्ट ना हो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हीट ट्रांसफर आइस से एटमॉस्फेयर में ना जाए, वो उस भूसे के अंदर ट्रैप हो जाए। मतलब आप लोगों ने तो खैर ये देखा ही नहीं होगा, देखा है? नाइस। भूसा क्या होता है? जो गाय खाती है। हे, हे, अच्छा बोला। हाँ? ए, अच्छा ए, हाय हाय। हाँ, क्या? ये देखो, मतलब तुम्हें पता नहीं, आइडिया नहीं है। जैसे बड़ी बड़ी सिल्लियां हैं, सिल्लियां समझती हो? अब वो तुम फ्रिज में तो रख नहीं सकती। अब तुम्हें मान लो तुम्हारी जूस की दुकान है, तो तुम ये क्या करोगी? या तो उस आइस की सिल्ली को बोरे में बंद करोगी जो जूट का होगा, या अगर तुम्हारे पास गांव में है तो बोरे की बजाय तुम बोरे में पैक करने के बाद फिर उसे भूसे में डाल दोगी, तो आइस 3-3 4-4 दिन तक चल जाती है। हम फिजिक्स किस लिए पढ़ रहे हैं? इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि वो आइस मेल्ट ना हो। हमारा प्राइम मोटिव यही है कि भाई आइस मेल्ट नहीं होनी चाहिए, और अगर ज़्यादा हो तो वैसे ही नहीं आएगा, पहाड़ों में ले चलेंगे आइस को। अरे पहाड़ों में तो तुम ही लोगों के घर जाना ना, हम लोगों को कौन जानता है वहां पे? नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसके बारे में और डिस्कशन करते हैं। वी फील, ए दीदी सुनो अगला एग्जाम्पल। वी फील वार्म इन वूलन क्लोथ्स एंड फर कोट। वूलन क्लोथ्स के अंदर हम अपने आप को बंद करके रखते हैं तो हमको सर्दी कम लगती है, क्योंकि हमारी बॉडी की हीट एटमॉस्फेयर में नहीं जाती। और ये वाला एग्जाम्पल तो आप लोगों को पता ही है कि अगर मौका मिले तो ज़्यादा ठंड अगर पड़ रही हो तो एक मोटा कंबल ओढ़ने की बजाय 2 पतले कंबल ओढ़ लेने चाहिए। अब नहीं बताइए तुम्हें? वेरी गुड। देखिए, अगर अगर कभी आपको मौका मिले, सुनिए, अगर जैसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही हो, सर्दियों का टाइम आ रहा है, एक मोटी रजाई या फिर 2 पतले कंबल, तो इसका आंसर हमेशा मेरा रहेगा 2 पतले कंबल।
क्योंकि दो पतले कंबल के बीच में हमेशा एयर रहेगी और एयर एक बैड कंडक्टर है हीट की, ठीक है। तो एयर बीच में ट्रैप हो गई, तो आराम से जो हीट तुम्हारी बॉडी से बाहर जा रही थी वो अब कम हो जाएगी। तो फिर क्या है, फिर तो चारों ओढ़ लो, हमें क्या प्रॉब्लम है। फिर आप लोगों ने एक वो देखा होगा कि चिड़िया अभी सर्दियां आ जाएंगी, तो सर्दियों में एकदम कबूतर एकदम ऐसे फूले फूले बैठे होंगे, सारी चिड़िया भी फूली फूली बैठी होंगी। देखा कि नहीं देखा? वो इसीलिए बैठ रहे हैं, सर्दियों में फूल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अपने पंख फुला लेते हैं, क्योंकि उनके जो बॉडी के से जो हीट है वो बाहर ना फ्लो करे, वो फर की तरह काम करते हैं। क्या बेटा, मोटे होने से फर्क नहीं पड़ता है, फूलना मतलब वो पंख फैला लेना, फूला लेना। हाँ, क्या नहीं था तुम्हारे पास? सांप पाले हैं तुमने? अच्छा। अच्छा, एक और नया आया है कॉन्सेप्ट, अभी बताओ इसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है। ये अ न्यू क्विल्ट इज वार्मर देन ओल्ड वन, नया कंबल पुराने वाले से ज्यादा गर्म होता है, ऐसा क्यों? अच्छा, इसको सोचना और बताना मुझे कि नया कंबल, मैं एग्जांपल है कि नया कंबल ज्यादा गर्म होता है पुराने कंबल से, तो बताओ इसके पीछे का रीजन क्या है, सोच के बताएंगे। वन ऑफ द रीजन, बिल्कुल सही। हाँ हाँ, हाँ हाँ, हाँ वो सही कह रही है, वही रीजन है। तो धुलने से ना उसके फर कम हो जाते हैं। तो ऐसे ही हंसी मजाक के दौर में तुम लोगों ने अभी तक सिर्फ एक ही चीज सीखी है, हीट करंट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, इट इज के ए टी हाई माइनस टी लो डिवाइडेड बाई एल, यही सीखिए ना। यहाँ से मैं तुम्हें शुरुआत करता हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी की, उससे रिलेटेड हीट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर सकते हैं अपन। हीट करंट की बात तो कर ही रहे हैं, तो यार ऐसा समझ कि जो वोल्टेज हुआ करता था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वो यहाँ पर है टेम्परेचर, ठीक है। और जो करंट था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वो हो जाएगा यहाँ पर हीट करंट। जो रेजिस्टेंस हुआ करता था अभी भी उसका नाम मैं आर ही रखूंगा, तो इसमें कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। शुरुआत करते हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमने पढ़ा था I इज इक्वल टू होता था डेल्टा वी अपॉन आर, याद आए क्या आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में? तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि जो हीट करंट होगी वो डेल्टा टी डिवाइडेड बाई आर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सही बात है। तो यहाँ से हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, तो कंपेयर करने पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि दिस आई कैन बी रिटन एज, या आई को लिख सकते हैं यहाँ पे के ए, इसको डेल्टा टी बोल देते हैं, के ए डेल्टा टी हमेशा, लेकिन डेल्टा टी में हमेशा अपन क्या रखेंगे, हाई माइनस लो। जैसे डेल्टा वी हमेशा चेंज इन पोटेंशियल में हमेशा क्या लगते थे, हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज। तो ये हो जाएगा के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई आर। तो आर की वैल्यू बच्चों ने याद कर ली, एल अपॉन के ए। ये आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी काम आएगी, तो आप लोग याद कर लेना, ठीक है। अगले साल तो करंट का तो समझ में आ गया अपने को, के डेल्टा टी बाई, मतलब है सब कुछ यही, सिर्फ करंट की जो वोल्टेज है वो यहाँ पर टेम्परेचर बन गया है, करंट सेम है, रेजिस्टेंस आर है। तो जो आपने जितने भी फॉर्मूले पढ़े थे सीरीज रेजिस्टेंस के, पैरेलल रेजिस्टेंस के, वो सारे के सारे यहाँ वैलिड है, आया ना। बस वहाँ पर जो तुमने आर को कुछ, ये आर का कुछ फॉर्मूला पढ़ा था क्या, रो एल बाई ए करके, है ना। तो जो रजिस्टिविटी है ना, रजिस्टिविटी को हम कहते हैं रो, ठीक है। और इसका इन्वर्स होता है कंडक्टिविटी, तो इट इज वन अपॉन कंडक्टिविटी, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने के से डिनोट किया है, तो वन अपॉन के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रो, कंडक्टिविटी है ना ये।
तो यहाँ पर आप डिनोट करोगे इसे सिग्मा से, जब करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ोगे। हाँ, ये एक्स्ट्रा ज्ञान है, नहीं लिखना। तो 1/सिग्मा दैट, तो 1/सिग्मा, इसको आप रो लिख दोगे तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए बन जाएगा। तो ये अपने को नहीं लिखना है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपन डिटेल में वापस से पढ़ेंगे। तब तक आप जीवन के आनंद लीजिए। अब मन कर रहा होगा कि सर अगर स्टार्टिंग से ही पहली बेंच पे बैठ रहा होता तो कम से कम 60% मार्क्स तो मैं ले ही आता। यहां तक कोई समस्या किसी को? यस सर, नो सर? नो सर। आर इक्विवेलेंट आप लोगों ने R1 प्लस R2 पढ़ा था सीरीज के लिए, और पैरेलल के लिए पढ़ा था 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो मैंने तुम्हें सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ाना शुरू करता हूं। सीरीज कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे कि आपके पास इस तरीके के, या सेम एरिया का ही मान लूंगा, मजा आएगा। इसकी कंडक्टिविटी K1 है, इसकी कंडक्टिविटी K2 है। इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया A है। इसकी भी लेंथ L है, इसकी भी लेंथ L है। तो इसका मैं क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड K इक्विवेलेंट। मैं क्वेश्चन से ही समझा दे रहा हूँ, या फिर मैं थ्योरी में कर रहा हूँ, या तो तुम्हें रखना है वैसे भी। अगर K इक्विवेलेंट निकालना है तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये हो सकता है कि मैं इस पूरे को रिप्लेस कर दूं एक सिंगल रॉड से। ठीक बच्चों, जब सिंगल रॉड से रिप्लेस करेंगे तो इस रॉड की लेंथ कितनी हो जाएगी? 12, और इसका K कितना हो जाएगा? K इक्विवेलेंट। क्रॉस सेक्शन एरिया पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो मुझे ये पता है कि जो R, देखो कॉन्सेप्ट जो हमेशा निकालना है ना, वो सीरीज और पैरेलल से ही निकालना है। तो सीरीज में आप लोगों को पता है कि R इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2, ये बात आपको पता है। तो इस इक्विवेलेंट के लिए आप L अपॉन K लगाएंगे, तो यहाँ पे L लिखेंगे या 2L लिखेंगे? 2L, क्योंकि आपने जो इक्विवेलेंट रॉड बनाई है उसकी लेंथ कितनी है? 2L। तो L अपॉन K A, इक्विवेलेंट का K कितना है? K इक्विवेलेंट, और एरिया कितना है? A। जब R1 की बात करेंगे तो R1 हो जाएगा आपके पास L अपॉन K1 इंटू A, और ये हो जाएगा L अपॉन K2 इंटू A। अब खुद बुद्धि से सोच के बताओ, अगर ये इक्वल की बजाय अलग अलग लेंथ के होते तो मैं यहाँ पे L1 L2 लिख देता। अगर एरिया A1 A2 था, यहाँ पर क्या लिख देता? A1 A2 लिख देता। ठीक है ना? ऐसा अपन ने कर लिया। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो देखो, L अपॉन K से L अपॉन K कट जाएगा, यहाँ पर भी L अपॉन K कट जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसा बोल दूंगा कि ये बनेगा मेरे पास 2/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई एलसीएम लेके? 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो सीरीज के लिए याद हो जाएगा ये, 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये दो यूनिफॉर्म कंडक्टिविटी की, जिनकी कंडक्टिविटी K1 K2 है बट यूनिफॉर्म है। अपन ने दो रॉड लिए हैं इक्वल लेंथ और इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया की। इनका अगर K इक्विवेलेंट निकालना है तो उसका आंसर है 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये पैरेलल जैसा नहीं है। पैरेलल में होता तो सिर्फ क्या आंसर आता? K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो पैरेलल जैसा ये नहीं है। ऐसे ही अगर कोई बोले सीरीज कॉम्बिनेशन की बजाय पैरेलल कॉम्बिनेशन आप बता दीजिए। हम बात हमेशा के इक्विवेलेंट के लिए ही कर रहे हैं। तो जैसे एक रॉड ये है, एक दूसरी रॉड ये है, ये एरिया, बेटा सीधे बैठ, छुटकू नींद आ रही है? अभी रुक, अभी जो दो कंबल अपन ने धुलवाए ना, अभी लेके आते हैं। इसकी लेंथ L, इसकी लेंथ L, इसकी कंडक्टिविटी K1, इसकी कंडक्टिविटी K2। मतलब आइडेंटिकल डायमेंशन की दो रॉड हैं, लेकिन कंडक्टिविटी K1 और K2 है। पीछे भी आइडेंटिकल डायमेंशंस की दो रॉड थी बट कंडक्टिविटी अलग अलग थी। इसको हटा के मैंने यहाँ पर एक रॉड बना ली।
तो एक रॉड बनाने से इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है कितना हो गया होगा, 2a। लेंथ तो l ही रही होगी और ये कितनी होगी होगी k इक्विवेलेंट। कितना चमक गया। अब अगर मैं बोलूँ कि इसका भैया k इक्विवेलेंट निकालो, तो सबसे पहले हम बोलेंगे r इक्विवेलेंट की बात करो। तो तुम दिमाग में ये सेट करो कि जब कभी भी अपन को k इक्विवेलेंट निकालना है तो हमको k इक्विवेलेंट नहीं सोचना है, पहले क्या सोचना है, r इक्विवेलेंट। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन इस हिसाब से है, यहाँ का टेम्परेचर T हाई और यहाँ का टेम्परेचर T लो, तो ये पैरेलल में हो गए। सेम इसी तरीके से तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सेम करंट और पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सेम पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर पढ़ेंगे तो सेम टेम्परेचर डिफरेंस। इसके अक्रॉस भी टेम्परेचर डिफरेंस TH TL है, यहाँ पर भी TH TL है, तो ये दोनों पैरेलल में। लॉजिक क्लियर है। तो ये हो जाएगा L इक्विवेलेंट जो कि L ही है, K इक्विवेलेंट A इक्विवेलेंट की वैल्यू है 2a, तो मैंने डायरेक्टली 2a लिख दी। क्या आप लोगों को ये समझ में आया। R को मैंने क्या लिखा है, L/KA, ये फॉर्मूला होता है, तो नीचे लिखूंगा L/KA, तो ऊपर जाएगा तो K इक्विवेलेंट हो गया और ये हो गया 2a। तो ये हो जाएगा L/K1a और ये हो जाएगा L/K2a। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, सब कुछ तो मर गया। तो आपके पास K इक्विवेलेंट कितना बचा, इधर बच गया K1 प्लस K2, a/L कॉमन लेके कट गया, यहाँ पे 2 था, ये 2 को नीचे ले आया, तो यहीं पे लिख देता हूँ 2 को नीचे ले आया, तो ये K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बन गया। क्या बोलते हो, सही है मामला, भारी लग रहा है क्या, ये तो सब पढ़ रखा है तुमने, आसान है। तो तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है कि जब हम K इक्विवेलेंट की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो चीजें सॉल्व सीरीज पैरेलल से ही हो रही है रेजिस्टेंस वाले से, लेकिन K इक्विवेलेंट अलग तरीके से लिखा जाएगा। क्लियर है, आप लोग छाप सकते हैं। हेडिंग लिखना चाहोगे क्या कुछ, हेडिंग लिख लो थर्मल रेजिस्टेंस टू कंडक्शन, थर्मल रेजिस्टेंस टू कंडक्शन। अगली हेडिंग लिखी जाए कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन में आप लोग जितना प्यारा बर्तन बना सकते हैं बना लीजिए, जो शेप का बनाना चाहें वही, और उसके नीचे आग जला लीजिए। बीकर भी तो बर्तन ही है। और दीदी लोग अब सुन लो यार, है ना, तुम लोग बातें बहुत करने लगी हो आजकल, ऐसा थोड़ी होता है। और इसमें ये ऐसा चित्र बना लेना कि नीचे वाले ऊपर जा रहे हैं, ऊपर वाले नीचे आ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स। बेटा ये तुमने मुर्गी का पंजा क्यों बना दिया है आग की बजाय, इसने ऐसा बनाया है। हाथ में से आग निकल रही है, फायर वुमेन। चलिए लिखिए, कन्वेक्शन की डेफिनेशन तो लिखाई दी है मैंने, तो लिखाई कि नहीं लिखाई, तो कन्वेक्शन की डेफिनेशन लिखा दी, तो बस मैं कुछ मेन मेन पॉइंट्स लिखा देता हूँ। कन्वेक्शन विच रिजल्ट्स फ्रॉम डिफरेंस इन डेंसिटीज, मैं डेफिनेशन वापस से नहीं लिखा रहा हूँ, डेफिनेशन मेरा ऐसा मानना है कि मैं लिखा चुका हूँ, तो 2-3 कहानियाँ हैं लिख लो।
Convection which results from difference in densities is called natural convection. Is called natural convection. एग्जाम्पल लिख लेंगे, बर्तन में पानी गर्म करना। बर्तन में पानी गर्म करना, अच्छा उससे पहले convection which results from difference in densities is called natural convection. Next point. If heated fluid is forced to move, if a heated fluid is forced to move by a blower, from a fan or pump, fluid is forced to move by a blower, fan or pump, then process is called forced convection. Then process is called forced convection. वो तुम लोग बीचेस पे गए हो क्या? रात के टाइम मस्त ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, यही कन्वेक्शन है। यस, तो एग्जांपल लिख लेंगे, लैंड ब्रीज। एग्जांपल लिख लेंगे लैंड ब्रीज। कहाँ से हवा जा रही है? धरती से समुद्र की तरफ, तो लैंड ब्रीज। एग्जाम्पल में और भी लिख लो दो चार। फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड विंड्स, हाँ फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड विंड्स क्या होती हैं ये बताएगी बिटिया। इक्वेटर के आसपास जो मतलब वहाँ पे हीट ज़्यादा इक्वेटर के आसपास, तो वहाँ से जो एयर है वो दूसरी जगह का फ्लो होना। हाँ। एग्जाम्पल में लिख लेंगे, एक और एग्जाम्पल लिख लेंगे, मानसून भी ऐसे ही होते हैं। एग्जाम्पल में लिख लेंगे वेंटिलेशन। एक बात बताओ, नेचुरल कन्वेक्शन ग्रेविटी के बिना हो सकता है क्या? गुड क्वेश्चन सर। नहीं हो सकता। उसको नीचे कौन लेके आएगा? ऊपर भी तो जा सकता था वो, अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो, स्पेस अगर है तो ऐसा लिख लेंगे, नेचुरल कन्वेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन ग्रेविटी फ्री रीजन, बायो वालों। ब्लड का हार्ट से पंप होना, ये कौन सा कन्वेक्शन है? ब्लड का हार्ट से पंप होना कौन से टाइप का कन्वेक्शन है? पोस्ट, ठीक है। चलिए, नेचुरल कन्वेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन ग्रेविटी फ्री रीजन्स, ठीक है। ओके, आप लोगों को मैंने कोई वो क्वेश्चन कराया है क्या? नम 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 नम। मेरा बुढ़ापा बहुत देख रही है यार। वो क्वेश्चन मैं एक कराना चाह रहा था। वेट अ मिनट।
एक क्वेश्चन करते हैं, है ना। वो पहले मुझे कराना था लेकिन मैं मिस कर गया। स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, steam at 100 degree Celsius is passed into 1.1 kg of water। ये पहले होना था, है ना। steam at 100 degree Celsius is passed into 1.1 kg of water contained in a calorimeter, contained in a calorimeter of water equivalent 0.02 kg, of water equivalent 0.02 kg at 15 degree Celsius, at 15 degree Celsius 0.02 kg, water equivalent 0.02 kg at 15 degree Celsius till the temperature of calorimeter, till the temperature of calorimeter till the temperature of calorimeter and its contents rises to 80 degree Celsius, and it contents rises to 80 degree Celsius. Latent heat of steam is 536 calorie per gram। क्वेश्चन में दे रखा है 540 नहीं माननी है, कितनी माननी है? 536। latent heat of steam is 536 calorie per gram। what is the mass of steam condensed? स्टीम कंडेंस्ड। अच्छा क्वेश्चन है, कीजिए। एक एक वो क्वेश्चन भी होते हैं, जैसे मान लो एक एक आइस का ब्लॉक है, ठीक है, वो अपन ने आइस से ड्रॉप कर दिया, तो बताओ उसके टेम्परेचर का टेम्परेचर कितना रेज करेगा, कितना मेल्ट करेगा। या एक नॉर्मल कोई एक सॉलिड का टुकड़ा है, उसको अपन ने एच से ड्रॉप कर दिया, तो बताओ उसका टेम्परेचर कितना रेज करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में अपने को देखना है कि उसकी एनर्जी में कितना लॉस हो रहा है। जैसे अगर एच ड्रॉप होगा तो उसकी एनर्जी में कितना लॉस होगा, एम एस डेल्टा एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस होगा, एम जी एच। वही किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एम एस डेल्टा टी में, ठीक है ना। जो पोटेंशियल एनर्जी है वही उसकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कोई बोले कि टेम्परेचर कितना रेस करेगा, तो एम एस डेल्टा थीटा लगा देना। कोई बोले कितना मेल्ट करेगा, तो उसको एम एल के बराबर कर देना। तो ये क्वेश्चंस भी अपने आते हैं जेई और नीट में, बोर्ड में तो जनरली नहीं आते हैं। सॉल्व कीजिए। अब तो हमें सिर्फ आपको क्वेश्चंस ही कराने हैं। ये पंखा बंद कर सकते हैं क्या आप लोग? शुक्रिया। कितना आंसर आया?
क्या उत्तर है प्रश्न का? चलो भाई पढ़ो, मुर्गी का पंजा हटा दें। बोलिए। क्वेश्चन पढ़ो देवियों। वैसे चोंच चलेगी, अब चोंच नहीं चलेगी। अब सुनो दीदी, एक कैलोरी मीटर है। कैलोरी मीटर मतलब एक बर्तन समझ लो तुम, ठीक है? इस बर्तन के अंदर हमने स्टीम पास कराई है, तो यहाँ से स्टीम ऐसे आ रही है, ठीक है? तो ये बर्तन जो है, स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस की, और यहाँ पर एक लिक्विड है। लिक्विड कितना है? तो 1.1 kg, मतलब इसमें जो पानी है वो 1.1 kg लिक्विड, मतलब पानी, पानी है ना? और टेम्परेचर कितना है इसका? 100 या 15? लैंग्वेज पढ़ो। वाटर कितना है? 15। तो मतलब इसका इनिशियल टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस। सुनाइए। जीरो 0.02 कैलोरी पर ग्राम, ये दे रखा है ना वाटर इक्विवेलेंट। और इसका टेम्परेचर 15 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस हो जाए इस पानी का, तो इसके लिए मैं कितनी स्टीम को यहाँ से भेजूँ? क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बर्तन है, बर्तन से स्टीम पास करानी है। स्टीम पास कराने में क्या होगा कि स्टीम जाती जाएगी, और स्टीम जाने से क्या हो रहा है कि इसका टेम्परेचर, स्टीम तो गर्म है ना 100, और इसका टेम्परेचर कितना है 15। तो मैं यहाँ से स्टीम भेजता जाऊँगा, भेजता जाऊँगा, भेजता जाऊँगा, तो 15 डिग्री से टेम्परेचर रेज होगा, और रेज होके कितना हो गया 80 डिग्री। तो बोल रहा है इसमें से बताओ कि यहाँ से कितना स्टीम कंडेंस हुआ। तो मैंने मान लिया कि m ग्राम जो स्टीम है वो कंडेंस हो गया। अब बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं। एक हीट देगा तो दूसरा हीट देगा। लेने वाला हीट, क्या दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन। हीट देगा कौन? स्टीम। और लेगा कौन? गलत बात। जिस बर्तन में रखा है वो बर्तन भी तो हीट लेगा। ये क्यों नहीं सोचा? तो हीट इज गिवन बाय स्टीम इज इक्वल टू हीट इज टेकन बाय जल प्लस कैलोरीमीटर। ऐसे समझ लो ना, सिंपल, ठीक है? पहले क्या हो रहा था कि क्वेश्चन में बिना बर्तन के काम चल जा रहा था। अब बर्तन दे दिया तो अपन को बर्तन ने जो हीट ली है वो भी अज्यूम करनी पड़ेगी, इसीलिए इसने इसका वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है। हमको पता है कि अगर वाटर इक्विवेलेंट होता है m इंटू एस, अगर इसमें डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दें तो जितनी हीट इसने खाई होगी वो पता चल जाएगी। तो स्टीम अपनी m ग्राम कंडेंस हुई है, तो अपने को ये सोचना है कि m ग्राम जो कंडेंस हुई है वो कहाँ से हुई है। तो इस स्टीम का टेम्परेचर 100 से जो भी फाइनली इस यहाँ पर मिलेगी, तो पूरे सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ये 80 डिग्री सेल्सियस होगा कि नहीं होगा? तो जो भी स्टीम 100 से मेल्ट होगी वो कितने हो जाएगा फाइनली? 80 डिग्री के पानी में बनेगी। तो इस स्टीम के साथ क्या क्या हुआ? 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम थी, ये पहले बनी होगी 100 डिग्री सेल्सियस का जल, और 100 डिग्री सेल्सियस से बनी होगी 80 डिग्री सेल्सियस का जल। इतना बुद्धि में आया? तो मैं लिख दूंगा स्टीम ने जो भी हीट ली, तो स्टीम में देखो पहले तो वो अपनी स्टेट को चेंज करी है, तो m ग्राम अपनी स्टेट को चेंज करी, तो m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फिर उसी जो m ग्राम मेल्ट हुई उसका टेम्परेचर कहाँ से कहाँ हुआ? 100 से 80। तो मैं बोलूँगा m s इंटू डेल्टा टी, मतलब 100 से 80। इस वाले में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं। अब आते हैं अपन जल की बात करते हैं। तो जल का टेम्परेचर तो 15 से कितना हुआ है? 80।
तो जल की मात्रा कितनी थी? 1.1 इंटू हम लिखेंगे 10⁻³ क्योंकि मास है ना। तो या मैं ऐसा लिख दूं या समझने के लिए, मास ऑफ वाटर इंटू एस ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी की जगह हम लिखेंगे 80 - 15। हमने हमेशा बता रखा है कि जो डेल्टा थीटा होता है उसमें हमेशा बड़ा माइनस छोटा लिखना है। दूसरी चीज जो है वो है हमारे पास वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर इनटू 80, या डेल्टा थीटा लिख दें या फिर डायरेक्टली लिख दें 80 - 15। 80 - 15 आप समझ गए ना। तो जिन लोगों को ये बात पता है कि वाटर इक्विवेलेंट में डेल्टा थीटा मल्टीप्लाई करने से हीट आ जाती है, ये तो मैंने बता ही दिया था। m/s होता है वाटर इक्विवेलेंट डेफिनेशन लिखा के। नोट्स पढ़ के नहीं आ रहे क्या? नहीं पढ़ के आया ना? आया ना बोल? नहीं, हाँ पापी दुष्ट। तो देखो ये हो जाएगा m इंटू कितना हो जाएगा 536, यानी m ग्राम की बजाय इसको m kg मान लेते हैं, या ग्राम में आ जाएगा आंसर, कोई टेंशन नहीं। अगर ग्राम में आएगा तो फिर 10⁻3, ठीक है, कोई लोड क्या है, अपने को क्या लोड लेना। प्लस ये हो जाएगा m, पानी का s 1 होता है, ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू, ये है 1.1, इसको kg में कन्वर्ट, इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10⁻3, s हो जाएगा 1। 80 और 15 होते हैं 65। वाह वाह वाह। ये है 0.02 और 80 में से 5 गए तो 65। इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं? दूसरा कहाँ है? m1 कहाँ है? ये m तो s लिखा है ना। तो कितने वेरिएबल हैं? एक। सॉल्व करो, आंसर बताओ। जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, आप लोग बताएंगे मैं बताऊं? आप लोग बता लेंगे। इसका आंसर आ जाएगा 130 ग्राम। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन सिर्फ मैंने एक कॉन्सेप्ट को बताने के लिए समझाया था। वो कॉन्सेप्ट था वाटर इक्विवेलेंट में जब क्वेश्चन में आएगा तो कैसे यूज़ करना है। हीट जो आप, सबसे पहले जो लिक्विड का टेम्परेचर होगा वही टेम्परेचर बर्तन का हो जाएगा, और जो हीट आप देंगे उस हीट के दो हिस्से होंगे, एक बर्तन को मिलेगी और दूसरा पानी को मिलेगी। आओ क्वेश्चन करें। हेलो ब्रदर, अप्रोक्सीमेटली इट्स 130। ठीक है, जो तुम्हारा आ रहा है वो एग्जैक्टली लिख लो, कोई टेंशन नहीं है मुझे। अगला क्वेश्चन करेंगे। अब अपन इस चैप्टर के क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, मतलब इस पर्टिकुलर इस टॉपिक के जो अपन कर रहे थे। प्रश्न ऐसा है कि ये दो रॉड हैं, ये वाली साइड 100 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन है, ये वाली साइड 0 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन है। इसका जो के दे रखा है, कितना दिया? 2000, और उसका है 3000। इसका के है 2000 वॉट पर मीटर स्क्वायर सेल्सियस, और इसका के है 3000 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस है। लेंथ दे रखी है 2-2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 2 मीटर। ऐसा क्वेश्चन अपने को दे रखा है। फाइंड टेम्परेचर एट जंक्शन पॉइंट। फाइंड टेम्परेचर एट जंक्शन पॉइंट। फाइंड टेम्परेचर एट जंक्शन पॉइंट।
अब इस चैप्टर में रेडिएशन बचा है बस। फाइंड टेम्परेचर एट जंक्शन पॉइंट। आप लोग तो कर नहीं पाएंगे, तो आओ सीखते हैं, तो कर लो। नहीं नहीं, मैं किसी को ऐसे डिमोटिवेट नहीं करता, कीजिए आप, मेहनत कीजिए। भूल गया? कुछ नहीं दिया, सेम है। एरिया दोनों का सेम दिख रहा है ना, सेम। दिया नहीं है। चलो सीखते हैं। अरे नहीं कर पाओगे अभी, रुक जाओ, पहले सीख लो, एक क्वेश्चन सीख लो फिर कर लेना दीदी लोग, मुझे पता है आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो इस अबोध नादान बालक को सुन लो। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि भाई मुझे नहीं पता जंक्शन का टेम्परेचर कितना है, तो मैंने मेरे जंक्शन का टेम्परेचर है T°C और मुझे यही निकालना है। यही तो है ना क्वेश्चन। अब इसमें ऐसा सोचा जाता है क्वेश्चन करने में, देखो ये क्वेश्चन ऐसा सोचो, जो रेजिस्टेंस है, यहाँ का पोटेंशियल 100 है, यहाँ का पोटेंशियल 0 है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। यहाँ पर आपको टेम्परेचर या पोटेंशियल निकालना है। कैसे निकालते? तो सर ये तो हमने पहले भी नहीं पढ़ रखा है, तो इसका मतलब तुम्हें शुरू से ही सीखना है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, जितनी करंट इस वाले रेजिस्टेंस में आई उतनी करंट इस वाले रेजिस्टेंस में गई, हाँ या ना? तो अपने को क्या करना है कि करंट इन बोथ रेजिस्टेंस आर सेम। दोनों रेजिस्टेंस में जो करंट होगी वो कैसी होगी? सेम होगी। कितना क्लियर है? तो करंट लिखने का क्या तरीका था? तो मुझे ये पता है कि यार I1 इज इक्वल टू I2। अगर इसमें करंट में I1 मान लूँ, इसमें I2 मान लूँ, तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए, लॉजिकल दिख भी रहा है, सीरीज में करंट सेम होती है। तो I1 लिखने का तरीका ये था कि भाई मैं लिखूंगा, इसका फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, KA T हाई माइनस T लो डिवाइडेड बाई L, यही लिखा था। ये पूरा 1 के लिए सेम होना चाहिए, KA T हाई माइनस T लो अपॉन L 2 के लिए। बोर्ड पे देखना, एक ही बार समझाएंगे। पहली बात ये अलग अलग है, तो K की वैल्यू तो अपन ने 2000 डाल दी, K1 की। एरिया A ही है। जब तुम यहां से देखोगे तो इस वाले के अक्रॉस हाई टेम्परेचर 100 है, लो टेम्परेचर T है, मतलब करंट हाई टू लो ऐसे फ्लो कर रही होगी। तो मैं बोलूंगा ये हो जाएगा मेरे पास 100 माइनस T, और लेंथ इसकी नीचे 2 है तो मैंने 2 लिख दिया। यहाँ पर देखेंगे तो K की वैल्यू बेटा 3000 है, एरिया A है, और यहाँ पर टेम्परेचर T और 0 में कौन बड़ा रहा होगा? करंट अगर लेफ्ट टू राइट आ रही है तो T बड़ा रहा होगा, क्योंकि हमें पता है करंट हमेशा हाई टू लो फ्लो करती है। और यहाँ पर भी लेंथ कितनी है? 2। तो देख 2 से 2 तो मर गया, एरिया से एरिया मर गया, 3 0 से 3 0 मर गए। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 200 माइनस 2T इज इक्वल टू 3T। तो 5T इज इक्वल टू कितना हो गया? 200। तो टेम्परेचर कितना आ गया? 40। किस में आएगा? डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इधर उधर भी किस में है? डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट अपन सीखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।